एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स के पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश में हमने पढ़ लिया था आवेश आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार और आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे उस पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए और वहां से उस पहली वीडियो को देख लीजिए जो पार्ट 1 के नाम से सेव है। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस अर्जुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन तथा आवेशों की संख्या में संबंध, आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। आप भी हेडिंग डाल लीजिए आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। तो इसमें लिखिए आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निम्न संबंध है। आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निम्न संबंध है। आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निम्न संबंध है। Q बराबर Ne, इस तरह इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। यही संबंध होता है, आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध होता है Q बराबर Ne। तो इसे आप नोट कर लीजिए, आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। पहले हेडिंग में इसमें लिखिए आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निम्न संबंध है। अब उसके आगे लिखेंगे Q बराबर Ne। तो आप भी इस पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ के साथ हर एक हेडिंग और उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा को कॉपी करते रहिए। तो इसको आपको याद कर लेना है। हमने इसको 10th में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसलिए इसको हम पूरा प्रूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम 10th में पढ़ लिए हैं। हम इससे अब आगे चलेंगे। तो इससे अगली हेडिंग है, लिखिए आवेश का मात्रक और विमा। इससे अगली हेडिंग है आवेश का मात्रक और विमा। आवेश का मात्रक और विमा। आवेश का मात्रक क्या होता है और विमा क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। तो I का मतलब होता है विद्युत धारा यानी कि धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T का मतलब समय यानी समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका MKS पद्धति में MKS पद्धति में इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड
तथा और होता है कूलम या कूलम। इसका मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में एम्पियर सेकेंड या कूलम, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन। आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में फ्रैंकलिन होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आवेश का मात्रक हमें निकालना है तो हम जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी होता है। तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड या कूलम, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है फ्रैंकलिन। तो अब इसका हम बीमा देखेंगे, आप इसको आप भी नोट कर लीजिए। हम इसको इससे आगे चलते हैं इसके बीमा की तरफ। आपको यदि नोट करने में दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसको हम रफ कर रहे हैं और हम अब इसके बीमा देख रहे हैं क्या होगा। तो इसकी बीमा क्या होती है, बीमा इसकी बीमा होगी, क्योंकि हम जान रहे हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। तो I का मतलब होता है, हमें अभी अभी बताए हैं अभी हाल ही में, I का मतलब विद्युत धारा और T का मतलब समय यानी कि सेकेंड, इसका मात्रक होता है सेकेंड। तो यानी कि विद्युत धारा का बीमा होता है A और समय यानी कि सेकेंड T, इसको इसकी बीमा होती है T, ये टाइम को T से डिनोट करते हैं और इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, वही बीमा होता है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं T इंटू ए, टी ए, यानी कि आवेश का बीमा टी ए होता है। अधिकतर कंपटीशन में इसे एम एल टी के पद में लिखता है। तो एम यहाँ पर नहीं है, एल भी नहीं है, टी है और ए है। तो एम पर जीरो लगा देंगे, यदि किसी भी संख्या पर जीरो घात होता है तो उसका मान एक होता है, इसलिए एम पर जीरो, एल पर जीरो, टी ए, इसका बीमा हो जाएगा। ये तीनों सही है, आप कोई भी लिख सकते हैं या तीनों भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में यही ज़्यादा दिया रहता है। तो आप बीमा नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो रहा होगा। तो हम चलते हैं अब अगले हेडिंग की तरफ। तो अगला हेडिंग डालिए आवेशन। आवेशन, आवेशन क्या होता है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण वह अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है। जिस गुण के कारण वह छोटी वस्तुओं को, अपने से छोटी वस्तुओं को जिस गुण के कारण खींचती है अपने ओर, उसी गुण को हम आवेशन कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए। जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण वह अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि आकर्षित करती है। वह जिस गुण से अपनी ओर खींचती है उसी गुण को हम आवेशन कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट हो रही होगी, हमें उम्मीद है कि आपको परिभाषा क्लियर हो रहा होगा। तो इसको हेडिंग डालिए आवेशन और लिखिए जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण वह अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जिस गुण के कारण वह अपनी तरफ आकर्षित करती है उसी गुण को आवेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, यदि इन दोनों को हम रगड़ते रहें और एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगेगी। जैसे कंघे से या पेन से बाल में रगड़ते हैं तो यह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप चाहें तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि यह आकर्षित कर रही है कि नहीं। तो
यानी कि जिस गुण के कारण वह आकर्षित करेगी उसी गुण को हम आवेशन कहते हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है कि आवेशन किसे कहते हैं। तो आप आवेशन की परिभाषा लिख लिए होंगे। यदि आपको लिखने में कहीं भी कठिनाई हो रही होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर करके इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, क्योंकि यदि हम परिभाषा लिखने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी और अधिक से अधिक हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको आवेशन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। तो इससे अगला हेडिंग है आवेशन की विधियां। अगला हेडिंग डालिए, आवेशन की विधियां। आवेशन की कई विधि होती है। पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन, तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की विधियां हेडिंग डाल लीजिए, उसमें नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? तो मान लीजिए कि यह एक वस्तु है, यह दूसरी वस्तु है। इसको हम आपस में रगड़ रहे हैं इस तरफ। मान लीजिए डस्टर है, एक चौक है, सॉरी मार्कर है। तो इसको हम आपस में जब रगड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो एक पर कोई आवेश हो जाएगा, या प्लस आवेश हो जाएगा, या माइनस आवेश, यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक कोई आवेश हो जाएगा। दूसरे पर भी किसी प्रकार का आवेश हो जाएगा। तो वह रगड़ने के कारण यह आवेशित हो जाती है यदि वस्तु, तो उसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखिए क्या होगी। जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं को हम जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है जिसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। या फिर इस तरह लिख सकते हैं कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आप जैसे कांच की छड़ को, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे एक और एग्जांपल है, यदि हम कांच की छड़ को यदि हम एवेनाइट की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ेंगे तो बिल्ली खाल धनावेशित और एवेनाइट की छड़ ऋणावेशित से आवेशित हो जाएगी। तो आप घर्षण द्वारा आवेशन में लिखिए, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो रगड़ने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है जिसके कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे कांच की छड़ को
रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम की छड़ रेशम ऋणावेश से आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, यदि कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ से रगड़े गया तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाता है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाता है। यह कैसे हमें मालूम हुआ कि कांच की छड़ धनावेशित और रेशम की छड़ ऋणावेशित है? तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जब दोनों को आपस में रगड़ कर, जब कांच की छड़, मान लीजिए यह कांच की छड़ है, कांच की छड़ को किसी धागे की सहायता से लटका दिया गया, कहीं पर, मान लीजिए धागे की सहायता से, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ किसी धागे की सहायता से लटका दिया गया और एक दूसरी कांच की छड़ को जब हम एबोनाइट की छड़ से रगड़ करके लटका दिया गया, यह भी मान लीजिए कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ नंबर 1 है, ये 2 है। तो इसे देखा गया कि ये दोनों आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि दूर एक दूसरे से हट रहे हैं। यह इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। तो इससे ये मालूम किया गया कि इन दोनों पर कोई भी आवेश होगा, या धन होगा या ऋण होगा, दोनों पर समान आवेश होगा। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को लटका दिया गया, 2 एबोनाइट की छड़ को, तो अभी आपस में नहीं, वह दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। तो इससे ये पता हुआ कि ये दोनों पर सेम आवेश है। जब कांच की छड़ मान लीजिए कांच की छड़ है, मान लीजिए ये कांच की छड़ है, इसको यहाँ पर लटका दिया गया, कांच की छड़, और ये मान लीजिए एबोनाइट की छड़ है, इसको यहाँ पर लटका दिया गया, एबोनाइट की छड़ है, इसको यहाँ पर लटका दिया गया। तो ये दोनों आपस में आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि आपस में चिपक जाते हैं। तो इससे यह मालूम किया गया कि ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश होंगे और प्रयोगों द्वारा देखा गया कि कांच की छड़ धनावेशित होती है और रेशम की छड़ ऋणावेशित होती है, सॉरी एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, यानी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण दोनों वस्तुएं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको घर्षण द्वारा आवेशन क्लियर हो गया होगा और यह एग्जाम्पल भी क्लियर हो गई होगी। तो आप फटाफट घर्षण द्वारा आवेशन की परिभाषा लिख करके इस एग्जाम्पल को चाहेंगे तो इसको आप भी एक छोटे से जगह पर इसको बना लीजिए, या अगर नहीं चाहेंगे तो माइंड में इसको सेट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग है चालन द्वारा आवेशन। तो अगला हेडिंग डालिए, चालन द्वारा आवेशन। आवेशन की विधियां में अगला हेडिंग नंबर 2, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन जब किसी आवेशित चालक में दूसरे निरावेशित चालक को स्पर्श कराते हैं
जब किसी आवेशित चालक में दूसरे निरावेशित चालक को स्पर्श कराते हैं तो निरावेशित चालक समान प्रकार के बराबर आवेश से आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई आवेशित चालक है, मान लीजिए इस पर धनावेश है, और यह कोई मान लीजिए आवेशित चालक है, किसी भी प्रकार का आवेशित चालक हो सकता है। यह मान लीजिए ऋणावेशित है और इस पर हम दूसरा मान लीजिए इस पर हम दूसरा निरावेशित चालक, ये मान लीजिए ये निरावेशित चालक है, इसको हम इस पर स्पर्श करा दे रहे हैं। निरावेशित चालक को स्पर्श करा दिए तो इस चालन द्वारा आवेशन यानी कि चालन द्वारा आवेशन के कारण इसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी कि जब आवेशित चालक में दूसरा निरावेशित चालक को स्पर्श करा दे रहे हैं तो इसमें समान प्रकार के यानी कि समान प्रकार के बराबर आवेश से निरावेशित चालक भी आवेशित हो जाएगा। और यदि यह धनावेशित है तो धनावेश से और जितना आवेश उस पर आएगा उतना इस पर भी आ जाएगा, और यदि ऋणावेश है तो ऋणावेश हो जाएगा और जितना आवेश रहेगा उतना इस पर भी आ जाएगा। तो चालन द्वारा आवेशन की परिभाषा कैसे हम लिखेंगे कि जब किसी आवेशित चालक में आवेशित चालक यह आवेशित चालक है और यह दोनों निरावेशित चालक थे। निरावेशित चालक, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे चालन द्वारा आवेशन की कि जब किसी आवेशित चालक में दूसरा निरावेशित चालक को स्पर्श कराते हैं तो निरावेशित चालक भी विपरीत प्रकार के बराबर आवेश से आवेशित हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि आवेशित चालक का आवेश दाब अधिक होता है और निरावेशित चालक का आवेश दाब कम होता है, जिससे आवेश अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। और यह तब तक होते रहते हैं जब तक दोनों पर आवेश दाब बराबर न हो जाए। यानी कि आवेशित चालक अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, और यह तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक इस पर आवेश बराबर न हो जाए और आवेश दाब यानी कि दोनों का प्रेशर बराबर न हो जाए, तब तक यह प्रवाहित होते रहते हैं। तो आप इसका परिभाषा लिखिए, पहले हेडिंग का लिए चालन द्वारा आवेशन और उसमें लिखिए जब किसी आवेशित चालक को दूसरे निरावेशित चालक से स्पर्श कराते हैं तो निरावेशित चालक भी विपरीत प्रकार के बराबर आवेश से तो निरावेशित चालक भी, यहाँ पर हमने विपरीत बोल दिया था, विपरीत नहीं होगा, तो निरावेशित चालक भी समान प्रकार के बराबर आवेश से आवेशित हो जाता है। तो निरावेशित चालक समान प्रकार के बराबर आवेश से आवेशित हो जाता है। इसका मुख्य कारण आगे लिखेंगे उससे, इसका मुख्य कारण
यह है कि आवेशित चालक का आवेश दाब अधिक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि आवेशित चालक का आवेश दाब अधिक होता है और निरावेशित चालक का आवेश दाब कम होता है और निरावेशित चालक का आवेश दाब कम होता है, जिससे आवेश अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे आवेश अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और यह प्रक्रिया और आगे लिखिए और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों चालकों पर आवेश और आवेश दाब यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों चालकों पर आवेश और आवेश दाब बराबर न हो जाए। आवेश और आवेश दाब बराबर न हो जाए। तो हमें उम्मीद है कि आपको चालन द्वारा आवेशन क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर फिगर बना करके आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। यदि आपको कहीं कठिनाई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। तो अगली हेडिंग है इससे प्रेरण द्वारा आवेशन। आपको यह क्लियर हो गया होगा, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं और अगली हेडिंग डालिए प्रेरण द्वारा आवेशन और इसको आप नोट करते चलिए साथ के साथ। अगली हेडिंग तीसरी हेडिंग है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? मान लीजिए यह एक कोई मतलब पदार्थ है या वस्तु है, यानी कि चालक पदार्थ है। इस पर मान लीजिए धनावेश है और यह एक वस्तु है, यानी कि चालक पदार्थ है। इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। और एक और देख लीजिए, यह एक मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर ऋणावेश है और यह एक वस्तु है, इस पर भी किसी प्रकार का आवेश नहीं है। तो इसका मतलब होता है प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब कि जब किसी आवेशित चालक के पास दूसरा निरावेशित चालक को हम लाते हैं तो दूसरा निरावेशित चालक भी विपरीत प्रकार के, यानी कि ये प्लस यानी कि धनावेश है तो इस पर ऋणावेश हो जाएगा। विपरीत प्रकार के बराबर आवेश से आवेशित हो जाती है। मतलब जब किसी आवेशित चालक के करीब, ये मान लीजिए दोनों आवेशित चालक हैं, आवेशित चालक, ये दोनों निरावेशित चालक हैं, निरावेशित चालक। तो जब किसी आवेशित चालक के करीब दूसरे निरावेशित चालक को ले आते हैं तो निरावेशित चालक भी विपरीत प्रकार के बराबर आवेश से आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं।
इसका मतलब कि मान लीजिए कोई आवेशित चालक है, मान लीजिए धनावेश है, यह निरावेशित चालक है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। तो जब हम इसको करीब लाएंगे इसके आवेशित चालक के, तो निरावेशित चालक, ये जो निरावेशित चालक है, इस पर ऋण आवेश, मतलब यह ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा और बराबर, मतलब कि इस पर 4 आवेश है तो इस पर भी 4 आवेश होगा, इस पर 8 आवेश है तो इस पर भी 8 आवेश होगा, यानी कि जितना इस पर आवेश होगा उतना ही इस पर होगा। बट यदि इस पर धनावेश है तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, यदि इस पर ऋणावेश है तो इस पर धनावेश आ जाएगा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन की परिभाषा लिखिए। तो हेडिंग डालीजिए प्रेरण द्वारा आवेशन और इसमें लिखिए जब किसी आवेशित चालक के करीब, जब किसी आवेशित चालक के करीब दूसरे निरावेशित चालक को ले आते हैं, जब किसी आवेशित चालक के करीब दूसरे निरावेशित चालक को ले आते हैं, तो निरावेशित चालक भी विपरीत प्रकार के बराबर आवेश से आवेशित हो जाता है। तो निरावेशित चालक भी विपरीत प्रकार के बराबर आवेश से आवेशित हो जाता है। इस घटना को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको आवेशन और आवेशन की विधियां क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको यह पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि समझ में आ रहा है भौतिक विज्ञान, तो आप प्लीज़ इस अर्जुना क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और हमने आपसे वादा किया था कि यदि आप हमारे अर्जुन परिवार को अधिक से अधिक बनाएं तो हम जल्द ही आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आएंगे, और ज़रूर लेकर आएंगे। अधिक से अधिक आपको सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक अर्जुन क्लासेस के परिवार को बनाना है। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।